अस्सलामुअलैकुम नाजरीन। मंडाला कुमारी का कस्बा काफ़ी बड़ा था और छोटे से शहर की तरह था। मैंने एक बाज़ार में चाय की दुकान के अंदर बैठकर नाश्ता किया और एक यक्के में सवार होकर रेलवे स्टेशन पर आ गया। यहाँ कर मालूम हुआ कि जबलपुर जाने वाली गाड़ी शाम को आएगी। ये कोई मेन लाइन नहीं थी, ब्रांच लाइन थी। जबलपुर की जानिब एक पैसेंजर ट्रेन जाती थी जो पीछे नागपुर से आती थी। मुझे बहरहाल शाम गुजारनी थी। कस्बे में कोई होटल नज़र नहीं आया था। स्टेशन महफूज जगह लगी। फैसला किया कि यहीं प्लेटफार्म पर दिन गुजारा जाए। छोटा सा प्लेटफार्म था, तकरीबन खाली पड़ा था। जहाँ स्टेशन का छोटा गेट प्लेटफार्म से बाहर स्टेशन की डेवड़ी को जाता था, वहाँ करीब एक चाय का स्टॉल था। मैंने वहाँ खड़े होकर चाय पी और फिर प्लेटफार्म पर ज़रा दूर जाकर खाली बेंच पर बैठ गया और सिगरेट पीने लगा। सामने प्लेटफार्म की दूसरी जानब रेलवे लाइन के साथ लोहे का जंगला लगा हुआ था। उसकी दूसरी तरफ रेल की एक और पटड़ी थी जिस पर मालगाड़ी के दो डब्बे खड़े थे। अभी दोपहर भी नहीं हुई थी। प्लेटफार्म पर शाम तक पड़े रहना दूसरों को शक में मुब्तला करना था। मैंने सोचा कि कस्बे में चलते हैं, चल कर किसी ढाबे या होटल में खाना वगैरह भी खा लूँगा और वक्त भी गुजर जाएगा। चुनाचे में स्टेशन से निकलकर कस्बे की तरफ चल पड़ा। सड़क की दोनों जानब खेत दिन की धूप में चमक रहे थे। फिजा न गर्म थी न सर्द। कुछ फासले पर कस्बे के मकान और इमारतें नजर आ रही थीं। यह पुराना कस्बा था, अक्सर पुराने मकान थे और बारिशों की वजह से इनके दरो दीवार सामने पड़ गए थे। मैं एक बाजार में से गुजर रहा था। ज़्यादातर लोग देहाती लिबास में थे। औरतों ने घघरियाँ भी पहनी हुई थीं और साड़ियाँ भी। बाजार के वस्त में एक बैल खड़ा था। एक हिंदू उसे कुछ खिला रहा था। हिंदू बैल को भी मुकद्दस समझते हैं। नंदी बैल को तो वो देवता मानते हैं। बाजार में पीपल का दरख्त था। दरख्त के तने में हनुमान की मूर्ति रखी हुई थी। एक पुजारी करीब बैठा उसकी आरती उतार रहा था। तीन खवातीन और एक मर्द सामने हाथ बांधे बैठे थे। अंदर जाकर मुझे एक दुकान में कुछ लोग बैठे चाय पीते और खाना खाते नजर आए तो मैं भी बैठ गया। मालूम हुआ कि यह विष्णु होटल था और यहाँ सिर्फ सब्जियाँ ही बनाई जाती थीं। मैंने थोड़ा बहुत खाया और चाय का गिलास सामने रख कर बैठ गया। मुझे वक्त काटना था। आते जाते लोगों पर मैंने निगाह रखी हुई थी। अगरचे इतनी इमरजेंसी वाली बात नहीं थी, लेकिन मुझे हर हालत में मोहतात रहने की ज़रूरत थी। एक तो मैं जय वकुआ से अभी बहुत ज़्यादा दूर नहीं निकला था। दूसरे में कश्मीरी मुजाहिद और मफरूर कमांडो ही नहीं था, बल्कि मैं कई दुश्मनों का खून भी कर चुका था, जिनमें इंडिया के पुलिस और फौजी अफसर भी शामिल थे। इतने में एक सिख नौजवान दुकान में दाखिल हुआ और होटल वाले हिंदू लाले से बोला, लाला आज तो कहीं से झटकाला खिला दो। फिर खुद ही हंसा और अपनी पगड़ी को दबाते हुए कहने लगा, तुम कहाँ से लोगे झटकाला? यहाँ सभी ढाबे विष्णु हैं। मुझे आप ही किसी रोज़ झटकाला करना पड़ेगा। मैं बेंच पर बैठ गया था। आगे लंबी मेज़ थी। दूसरे ग्राहक भी मेज़ के आगे बेंचों पर बैठे चाय वगैरह पी रहे थे और एक दूसरे से बातें कर रहे थे। सिख नौजवान मेरे साथ ही बेंच पर आकर बैठ गया और मेरी तरफ देखने लगा। एक तो मेरा रंग गोरा था, दूसरे मैं वहाँ के देहाती लिबास में नहीं था। मैंने पतलून पहनी हुई थी। सिख नौजवान ने मुस्कुराते हुए मुझसे पूछा, बाबा जी आप मुझे पंजाबी लगते हैं। मैंने थोड़ा सा मुस्कुरा कर कहा, जी नहीं, मैं पंजाबी नहीं हूँ। सिख नौजवान बोला, बाबा जी आपकी उर्दू पंजाबियों वाली है, मुझसे क्यों छुपा रहे हैं? मैं भी पंजाबी हूँ। मैंने कहा, मेरे माता पिता पंजाब से आकर बम्बई में आबाद हो गए थे, इसलिए मेरी उर्दू पंजाबियों वाली है। सिख नौजवान ने मेरा हाथ पकड़कर बाजू से दबाया और कहा, ये कहो ना बाबा जी, तुसी पंजाबी ही हुए ना। बड़ी खुशी हुई आपसे मिलकर। वो अब पंजाबी में बातें करने लगा। मैंने देखा कि सामने वाले बेंच पर बैठा एक आदमी चाय पी रहा था। पहले उसने मेरी तरफ कोई तवज्जो नहीं दी थी, लेकिन ये मालूम होने के बाद कि मैं पंजाबी हूँ, वो मेरी तरफ घूर कर देखने लगा। मैंने दिल में सोचा कि यहाँ से निकल जाना चाहिए। यह सिख नौजवान कहीं मुझे किसी मुसीबत में न डाल दे। मैं उठ खड़ा हुआ। सिख नौजवान ने दुकानदार से कहा, लाला जी अपने पंजाबी भापे से पैसे मत लेना। मैंने कहा, नहीं सरदार जी, ये तकल्लुफ़ न करें,
वो बोला, पापा जी, हम दोनों ने 5 दरियाओं का पानी पिया हुआ है, हम दोनों बराबर हैं। उस वक्त मेरी आंखों के सामने उस सिख की शिकल आ गई जिसने तलवार मारकर मेरी छोटी बहन कलसूम की गर्दन काट दी थी और वो खेतों में शहीद हो गई थी। मैं खामोशी से दुकान से निकल गया। दिल में उस शख्स का ख्याल बार बार आता था जिसने मेरी तरफ घूर कर देखा था। अगर ये पुलिस वाले मफरूर मुजरमों को पहचान लेते थे तो अब मुझे भी इतना तजुर्बा हो चुका था कि मैं भी पुलिस वालों के चेहरे पहचान लेता था। मुझे वो शख्स खुफिया पुलिस वाला ही लगा था। चुनाचे बेहद मोहतात हो गया। मैं एक बाज़ार से निकलकर दूसरे बाज़ार में दाखिल हो गया था। सारा कस्बा, सारे बाज़ार मेरे लिए नए और अजनबी थे। वहाँ कोई सिनेमा हाउस भी नज़र नहीं आ रहा था कि जहाँ कोई देर के लिए छुप कर बैठ जाता। एक बाज़ार का मोड़ घूमते हुए अचानक रुक गया। पीछे देखा, बाज़ार में काफ़ी लोग आ जा रहे थे। मुझे उनमें खुफिया पुलिस वाले का चेहरा कहीं नज़र न आया, मगर मेरा दिल कहता था कि वो मेरा ताक़ुब कर रहा है। असल ख़तरा मुझे इस बात का था कि इस कस्बे में पुलिस स्टेशन ज़रूर होगा। अगर खुफिया पुलिस वाले ने थाने में जाकर मेरी खबर पहुंचा दिया तो पुलिस फ़ौरन पहुंच जाएगी। और ये कोई शहर नहीं था कि जहां मैं इधर उधर भाग कर छुप जाता। आखिर कस्बा ही था। पुलिस मुझे आसानी से पकड़ सकती थी। मेरे पास जो बंदूक और कारतूस थे वो मैंने स्टेशन पर ही चाय के स्टॉल वाले के पास रखवा दिए थे। बंदूक साथ लेकर मैं कस्बे में नहीं फिरना चाहता था, और फिर मेरे पास बंदूक का लाइसेंस भी नहीं था। और कुछ न सूझा तो यही सोचा कि स्टेशन पर ही वापस चला जाए, वहाँ ज़्यादा लोग नहीं होंगे। मैं जिस तरफ से गया था उसी रास्ते से होता हुआ रेलवे स्टेशन की तरफ चल पड़ा। चूँकि मेरे दिल में यही ख्याल लगा हुआ था कि मुमकिन है खुफिया पुलिस वाला पुलिस को लेकर वहाँ आ जाए, इस वास्ते मैंने आते ही बंदूक और कारतूस की पेटी स्टेशन के टी स्टॉल वाले के पास ही रहने दिया कि हाथ में बंदूक मेरे पास देकर पुलिस ने उसका लाइसेंस मांगा तो वो मुझे बिना लाइसेंस बंदूक रखने के जुर्म में ही पकड़कर थाने ले जाएगी। चुनाचे मैं टी स्टॉल के सामने की बजाय पीछे से होकर निकल गया और प्लेटफार्म के बेंच पर आकर बैठ गया। मैं थोड़ी थोड़ी देर बाद प्लेटफार्म के गेट की तरफ देख लेता था कि कहीं खुफिया एजेंसी का हेलीकॉप्टर पुलिस लेकर तो नहीं आ गया। गेट के पास रेलवे पुलिस का एक दुबला पतला सा सिपाही हाथ में लाठी लिए ज़रूर मौजूद था। ये पहले से वहाँ पर था, इसलिए उसकी मुझे फिक्र नहीं थी। जबलपुर का रेलवे टिकट मैंने पहले ही लेकर जेब में रख लिया था। मैं एक बेचैनी सी मुझे ज़रूर लगी थी। इतने में एक वर्दी पोश आदमी सुर्ख सब्ज झंडियाँ बगल में दबाए प्लेटफार्म पर निकल आया। फिर मुझे दूर से रेल के इंजन की आवाज़ सुनाई दी। कोई गाड़ी आ रही थी। एक पैसेंजर ट्रेन थोड़ी देर बाद प्लेटफार्म पर आकर खड़ी हो गई। मुसाफिर उतरने चढ़ने लगे। मैंने एक देहाती से पूछा कि यह गाड़ी जबलपुर जाएगी क्या? वो बोला, मोड़वाड़ा ही जा रही है, वहाँ से जबलपुर की गाड़ी मिल जाएगी। मैं एक डब्बे में घुसकर बैठ गया। जब तक गाड़ी नहीं चली मेरी आंखें प्लेटफार्म के गेट पर ही लगी रहीं। पुलिस वहाँ नहीं आई थी और ट्रेन चल पड़ी। मैंने खुदा का शुक्र अदा किया। पैसेंजर ट्रेन थी। फिर स्टेशन आ गया। यहाँ सब मुसाफिर उतर गए, मैं भी उतर गया। मालूम हुआ कि श्रीपुर की तरफ से एक गाड़ी आएगी, वो जबलपुर जाती है। 1 घंटे बाद ये गाड़ी आई। यह भी पैसेंजर ट्रेन थी। मैं उसमें सवार हो गया। इस गाड़ी ने मुझे शाम के वक्त जबलपुर पहुंचाया। जबलपुर इंडिया के बड़े सनती शहरों में एक शहर है। दिल्ली बम्बई जैसा तो नहीं है, मगर उस ज़माने में यह काफ़ी मशहूर और वसी और अरीज था। यहाँ से मैंने भोपाल झांसी रूट की बजाय कानपुर, लखनऊ और सहारनपुर की तरफ से जलंधर जाने का फैसला किया था। दिल्ली से होते हुए जलंधर जम्मू जाने का इरादा तर्क कर दिया था। उस तरफ मुझे खतरा महसूस हो रहा था। अब मेरा रूट यह था, जबलपुर से इलाहाबाद, कानपुर, लखनऊ और लखनऊ से बरेली, जहाँ से मुझे आबाद और सहारनपुर और वहाँ से अम्बाला, लुधियाना और जलंधर पहुँचना था, जहाँ से जम्मू जाने वाली रेलगाड़ी या बस पकड़नी थी। अगरचे ये लंबा रूट था मगर निस्बतन महफूज था। जबलपुर बहुत बड़ा जंक्शन था, कई तरफ से गाड़ियाँ आती और जाती थीं। इंक्वायरी से मालूम हुआ कि पंजाब मेल रात के 2 बजे कलकत्ते से आती है, वो अमृतसर को जाएगी। यहाँ पर मुझे ज़्यादा खतरा महसूस नहीं हो रहा था। गाड़ी आने में अभी काफ़ी देर थी। मेरे पास रकम भी पूरी तरह से खर्च नहीं हुई थी। मेरे पास रुपए भी थे। सोचा शहर में चलकर सबसे पहले नई पतलून वगैरह खरीदनी चाहिए।
मेरे कपड़े बहुत खराब और बोसीदा हो रहे थे। जूता भी जंगल में चलने की वजह से फट गया था। मैं स्टेशन से निकलकर एक मार्केट में आ गया। यहाँ एक दुकान रेडीमेड कपड़ों की थी। वहाँ मैंने एक मटियाले कलर की पतलून, उसी कलर की कमीज और एक जैकेट खरीदी। जैकेट गर्म थी क्योंकि पंजाब में सर्दियों का मौसम शुरू हो चुका था। यह नवंबर का महीना था। रबड़ के नए जूते खरीदे, पुराने कपड़े लिफाफे में डाले और एक जगह चौक में कूड़े के ड्रम में फेंक दिया। एक जगह हेयर कटिंग सैलून था। मेरी दाढ़ी खचखची थी, मगर अब बाल काफ़ी बड़े थे। सर के बाल भी गर्दन के नीचे तक पहुंच गए थे। मैंने मुकम्मल कटिंग न करवाई। दाढ़ी मूछों के बाल वैसे ही छोटे छोटे रहने दिए। सर के बाल गर्दन के नीचे थोड़े थोड़े कटवा दिए। वहीं मुंह हाथ और सर धोया। पूरी तरह ताज़ा दम होकर सैलून से बाहर निकला। इसी बाजार में एक रेस्तोरां में बैठकर खाना भी खाया। सिगरेट का नया पैकेट खरीदा और सिगरेट सुलगाकर जबलपुर के बारोनक बाजारों की सैर को निकल खड़ा हुआ। दुकानों और बाजारों की लालटेनें रोशन थीं। चलते चलते मैं एक ऐसे बाजार में आ गया जहां दाखिल होते ही मुझे एहसास हो गया कि यह शहर का बाजार हुस्न है। ज़रा आगे गया तो मकानों से तबले घुंघरों की आवाज़ भी आई। यहाँ पुलिस के सिपाही भी लाठियां हाथ में लिए गश्त लगाते नजर आए। मैंने सोचा कि यहाँ से निकल जाना चाहिए, खामखा किसी मुसीबत में न फंस जाऊँ। अभी मैंने सोचा ही था कि एकदम से किसी कोठे पर पिस्तौल के 2 फायर हुए और औरतों की चीखों की आवाज़ें आईं। उस मकान पर से 2 आदमी दौड़ते हुए नीचे उतरे। शोर मच गया, पकड़ो पकड़ो, भाई जी का कत्ल हो गया है। दोनों आदमी मेरी तरफ दौड़ते हुए आ रहे थे। उनमें से एक के हाथ में रिवॉल्वर था, दूसरे के हाथ में चाकू था जिसे वो लहरा रहा था। वहाँ भगदड़ मच गई। मैं भी दौड़ पड़ा, पुलिस भी पीछे दौड़ पड़ी। मैं एक गली में घुस गया। मैंने पीछे गर्दन मोड़कर देखा कि पुलिस भी मेरे पीछे उस गली में आ गई थी। जिस मुसीबत से मैं डर रहा था, वो मुसीबत मुझ पर नाज़िल हो गई थी। अब मेरे पास इसके सिवा कोई चारा नहीं था कि जैसे भी वो पुलिस की गिरफ्त में न हो, वरना मेरा पुलिस से बचना नामुमकिन था। गली एक तरफ को मुड़ी तो मैं मुड़ते ही बाएं जानब जो पहला कोठा नजर आया, उसकी डेवड़ी में घुस गया और डेवड़ी का दरवाज़ा बंद करके अंदर से कुंडी लगा दी। दूसरे लम्हे पुलिस भी गली में पहुंच गई। शायद किसी सिपाही ने मुझे इस मकान में घुसते देख लिया था। चूँकि मैं भी कातिल के साथ जरा आगे भाग उठा था, इसलिए पुलिस मुझे भी कातिल ही समझ रही थी। मैं अगर पकड़ा जाता तो अपनी बेगुनाही साबित कर भी देता, तो मेरी जमानत वहाँ देने वाला कोई नहीं था और पुलिस ने उस वक्त तक मुझे नहीं छोड़ना था जब तक दोनों कातिल गिरफ्तार नहीं हो जाते थे। और कुछ पता नहीं था कि इस वक्त पुलिस को मेरे बारे में ये इल्म हो जाता कि मैं तो कश्मीरी कमांडो हूँ, जिसके पीछे भारत के तकरीबन हर शहर की पुलिस लगी है और जिसका तकरीबन हर पुलिस स्टेशन में रिकॉर्ड और तस्वीर मौजूद है। बाहर से सिपाहियों ने ज़ोर ज़ोर से दरवाजे पर हाथ मारे और चिल्लाकर कहा, दरवाज़ा खोलो, तुम बच कर नहीं जा सकते, अपने आप बाहर निकलो। मैं सीढ़ियाँ चढ़कर ऊपर चला गया। ऊपर एक छोटा सा दलान था जिसमें थड़े के पास तांबे का हमाम रखा हुआ था। चौबारे का दरवाज़ा खुला था। अंदर चांदनी बिछी थी, गाँव तकिए लगे थे और एक बनी संवरी औरत खिड़की में से नीचे गली में झांक कर कह रही थी, क्यों दरवाज़ा तोड़ रहे हो, दरवाज़ा खुला है। किसी सिपाही ने कहा, दरवाज़ा अंदर से बंद है भैया, अंदर कातिल घुसा हुआ है। उस औरत ने, जो यकीनन तवाइफ थी और वो किसी तवाइफी का कोठा था, वहीं से बड़े रौब से कहा, यहाँ कोई कातिल वातिल नहीं है। मैं अभी तुम्हारे बड़े थानेदार को बुलाकर पूछती हूँ कि तुम्हारे आदमी हमें धंधे के वक्त क्यों परेशान करते हैं। गली में से ही किसी सिपाही ने ऊंची आवाज़ में कहा, जाएगा कहाँ, हम भी यही हैं। इस दौरान मैं दलान के एक तरफ छुप कर खड़ा था जहाँ थोड़ा थोड़ा अंधेरा था। अंदर चौबारे में खूब रोशनी हो रही थी क्योंकि बई के मुजरे का टाइम शुरू होने वाला था। जहाँ मैं खड़ा था वहाँ से मुझे बनी संवरी औरत गली वाली खिड़की पर झुकी नजर आ रही थी। वो पीछे हट गई और उसने किसी को आवाज़ दी, कल्लू, अरे कल्लू, तू कहाँ मर गया है, नीचे जाकर देख, कोई बदमाश तो डेवड़ी में नहीं छुपा हुआ। जिस आदमी को बई ने आवाज़ दी थी वो गालबन ऊपर वाले चौबारे में या किसी दूसरी बई के कोठड़ी में होगा, मगर उसकी आवाज़ पर कल्लू ना आया। बाई जी खुद बाहर दलान में आ गई। सामने एक जीना ऊपर जाता था। जैसे ही वो जीने की तरफ चलने लगी, उसकी नज़र मुझ पर पड़ गई। वो वहीं रुक गई।
इससे पहले कि उसके हलक से चीख की आवाज़ निकलती या वह शोर मचाती, मैं दौड़कर उसके पास गया और उसके मुंह पर हाथ रखकर उसे अपने साथ खींच लिया। मैंने हाथ को जानबूझकर नर्म रखा था, क्योंकि मेरी इस औरत से कोई दुश्मनी नहीं थी, बल्कि उल्टा मुझे इस वक्त इस औरत की इमदाद की ज़रूरत थी, क्योंकि अब तक बाजार हुस्न में पुलिस की मज़ीद नफरी का पहुंच जाना यकीनी था, और हो सकता था कि थानेदार खुद सिपाहियों को साथ लेकर भाई जी के कोठे की तरफ आ रहा हो, क्योंकि जैसा कि करन से मालूम हो रहा था, किसी सिपाही ने मुझे भाई के कोठे में दाखिल होते देख लिया था। भाई जी बड़ी दबंग किस्म की तवाइफ थी, और चूंकि किसी पुलिस वगैरह के उसके कोठे पर आ जाने से उसकी बदनामी होनी थी और उसके धंधे पर बुरा असर पड़ना था, इसलिए उसने पुलिस को वहां से भगा दिया था। और बहुत मुमकिन था कि वो थानेदार को महाना या रोज़ाना रात को कुछ रकम भी बतौर रिश्वत अदा करती हो, इसी वजह से उसने पुलिस को खरी खरी सुना दी थी। अभी तक वो आदमी जिसको भाई जी ने कल्लू कहकर आवाज़ दी थी, किसी तरफ से भी निकल कर वहाँ नहीं आया था। मैं उसके आने से पहले पहले भाई जी का एतमाद हासिल करना चाहता था। मैंने अपना मजबूत हाथ भाई जी के मुंह पर रखकर उसे अपने साथ खींच रखा था। भाई जी मेरी गिरफ्त से निकलने और किसी को आवाज़ देने की कोशिश कर रही थी। मैंने उसके कान के करीब मुँह ले जाकर कहा, मैं खूनी नहीं हूँ, मैं मुसलमान हूँ, और मैं खुदा को हाजिर नाजिर जान कर कहता हूँ कि मैंने किसी का खून नहीं किया। खून करने वाले दो आदमी थे, जिनको भागता देखकर मैं भी भागा और पुलिस मेरे पीछे लग गई। मैंने उसके मुंह पर दबाया हुआ हाथ ज़रा सा ढीला कर दिया। भाई जी ने एक हाथ ऊपर उठाकर हिलाते हुए बंद आवाज़ में कहा, मुझे छोड़ दो, मैं किसी को नहीं बताऊंगी। मैं इस हकीकत से बेखबर नहीं था कि ये तवाइफ औरत है। इस किस्म के हालात में मैं उस पर एतमाद नहीं कर सकता था। मैंने उसे धमकी दी कि मेरी जेब में भरा हुआ पिस्तौल मौजूद है, अगर तुमने कोई गलत हरकत की तो मैं तुम्हें गोली से उड़ा दूंगा। सिर्फ यहाँ थोड़ी देर ठहरूंगा, फिर निकल जाऊंगा। इसके साथ ही मैंने औरत को अपने से अलग कर दिया। दलान में कमरे की रोशनी आ रही थी। औरत ने सबसे पहला काम मुझसे अलग होते ही ये किया कि साड़ी के पल्लू से होंठों की सुर्खी को ठीक करने लगी और मेरी तरफ घूर कर देखते हुए बोली, तुम कौन हो? पहले तुम्हें कभी नहीं देखा। इतने में ऊपर से एक बदमाश टाइप का आदमी भी नीचे उतर आया। उसने मुझे देखा तो भाई से पूछा, ये कौन है? मैंने फौरन अपनी पतलून की जेब में हाथ डाल लिया, भाई को ये बताने के लिए कि उसने कोई गलत बात की तो मैं जेब से पिस्तौल निकाल कर दोनों को भून डालूंगा। उसने उस आदमी से कहा, कोई नहीं है, एक पुराना मिलने वाला है। कल्लू ने एक निगाह मुझ पर डाली और ये कहकर नीचे उतर गया, मैं ठेके पर जा रहा हूँ, अभी आ जाऊँगा। जब वो चला गया तो भाई जी ने, जिसकी जवानी गुजर चुकी थी मगर बनो सिंघार की वजह से अभी तक उसमें थोड़ी बहुत दिलकशी नजर आ रही थी, जीने के करीब जाकर ऊपर आवाज़ दिया, छमिया जान, बहुत हो चुका बनो सिंघार, अब नीचे उतरो, टाइम हो चुका है। भाई ने मेरी तरफ घूर कर देखा और कहा, एक तरफ होकर बैठ जाओ, यहीं से उठकर चले जाना, ज़्यादा देर मत बैठना। मैं मुजरे वाले कमरे में कोने में बैठ गया। इतने में कल्लू भी आ गया। उसने मेरी तरफ देखा और भाई से कहा, ये यहाँ किस लिए बैठा है? भाई ने कहा, इसे बैठा रहने दो, थोड़ी देर में चला जाएगा। सारंगी तबले बजाने वाले भी आ गया और साज वगैरह सुर करने लगे। थोड़ी देर में छमिया जान भी आ गया। पहली नज़र में ही वो मुझे तवाइफ न लगी। मैंने बड़ी बड़ी गाने बजाने वालियाँ देखी थीं। इस लड़की के चेहरे पर तवाइफों वाली कोई बात नहीं थी, बल्कि एक हिरानी सी थी। 18-19 साल की सांवली सी दुबली पतली सी लड़की थी। चेहरे के नकोश बड़े दिलकश थे, खूब बनी संवरी थी। वो भाई जी के पास गौ तकिए के साथ लगकर बैठ गई। भाई ने उसकी बलाई ली और कहा, मैं कुर्बान जाऊँ। एक नौकर पानदान और थाली लेकर आया और भाई जी के आगे रख कर चला गया। भाई जी पान बनाने लगी। भाई जी ने घुंघरू की जोड़ी छमिया जान के आगे करते हुए कहा, लो बेटी, इसे पहन लो। छमिया जान ने कोई हरकत न किया। भाई जी ने उसकी तरफ घूर कर देखा और ज़रा सख्ती से कहा, पहन लो ना। छमिया जान बादल नखास्ता पाँव में घुंघरू बांधने लगी। एक बूढ़ा फूलों के हार बांस की डंडी पर लटकाया गया और छमिया जान और भाई जी की तारीफों के पुल बांधने लगा। भाई जी ने कहा, उधर होकर बैठ जा सही। इतने में एक मोटी तोंद वाला आदमी अपने खुशामदियों के साथ आ गया। भाई जी ने उसे झुककर सलाम किया और कोहनी मारकर छमिया जान को भी सलाम अदब पेश करने का इशारा किया। सेठ जी, क्या पिएंगे? आपकी मर्जी की हर चीज़ मौजूद है।
कल्लू शराब की बोतल और कुछ गिलास ले आया। वहाँ शराब का दौर चलने लगा। फिर मुजरा शुरू हो गया। चमिया जान ने गाना शुरू किया। उसकी आवाज़ सपाट थी और गाने का अंदाज बता रहा था कि उसे गाना नहीं आता और वो ज़बरदस्ती गा रही है। सेठ 5-5 के रुपए के नोट लुटाने लगा। इसी दौरान बाईजी ने दो एक बार मेरी तरफ इस तरह देखा जैसे कह रही हो कि अब यहाँ से दफ़ा हो जाओ, मगर मैं भी वहाँ मज़ीद कुछ देर ठहरना चाहता था। मुझे शुबा था कि बाज़ार में खून हो गया है और कातिल को पुलिस ने इस कोठे पर आते देखा है। पुलिस ज़रूर मौजूद होगी। मैं कोई ख़तरा मोल नहीं लेना चाहता था। वैसे भी मुझे कोई जल्दी नहीं थी। मेरी गाड़ी के जबलपुर रेलवे स्टेशन से चलने में अभी बहुत वक्त था। मैंने बाईजी की आंखों में आंखें डाली और पतलून की जेब में जो हाथ डाला हुआ था उसे ज़रा सा हिलाया, जैसे उसे कहा कि रिवॉल्वर मेरी जेब में ही है, अभी मैं यहाँ कुछ देर बैठूंगा। बाईजी ने मुंह दूसरी तरफ कर लिया और तमाशबीन सेठ को पान लिपेट कर पेश किया। इतने में नीचे से एक और तमाशबीन आ गया। सेठ ने उसकी तरफ देखकर बाजू लहरा कर कहा, आओ आओ धर्मचंद, अरे तुम कहाँ रह गए थे? मालूम हुआ कि वो भी सेठ के हवारियों में से था। धर्मचंद तमाशबीन सेठ के पास बैठते हुए बोला, भाई जी गली में बाजार में पुलिस ही पुलिस है, कहते हैं किसी का खून हो गया है। मेरे कान खड़े हो गए। भाई जी ने एक निगाह मुझ पर डाली और धर्मचंद से कहा, सुना है शाम को बाजार में कोई झगड़ा हुआ था, हमें क्या, फिक्र न करें सेठ जी, पुलिस हमारे कोठे का रुख नहीं कर सकती। मुजरा होता रहा। अब मेरे लिए इस कोठे से नीचे उतरना खतरे का बायस हो सकता था। मालूम होता था कि बाईजी इलाके के थानेदार को हर माह भारी रकम अदा करती है, जिसकी वजह से पुलिस उसके कोठे पर कातिल की तलाश में नहीं आई थी। इस एतबार से मैं वहाँ महफूज था। मैंने सोच लिया कि मैं कोई दूसरी गाड़ी पकड़ लूँगा, लेकिन अभी कोठे से नहीं उतरूँगा। मेरा पकड़ा जाना यकीनी था। मुझे एक दो सिपाहियों ने गली में घुसते देख लिया था और वो मुझी को कातिल समझ रहे थे। जाहिर है खून करने वाला या वाले पुलिस की गिरफ्त में नहीं आए होंगे और वो फरार हो चुके होंगे। एक मैं ही रह गया था। पुलिस मुझी को पकड़कर अपनी खाना पूरी करना चाहती थी। मेरी ये पोजीशन थी कि खून मैंने नहीं किया था, लेकिन एक बार थाने पहुंच गया तो मेरी पुरानी फाइलें खुल सकती थीं और ये मुझे किसी हाल में भी गवारा नहीं था। चमिया जान बैठे बैठे नृत्य करने की भौड़ी सी कोशिश करते हुए गा रही थी और कभी कभी सबकी नज़रें बचाकर मेरी तरफ भी देख लेती थी। उसकी नज़रों में मुझे रहम तलबी और हसरत अंगेजी नज़र आ रही थी। खुदा जाने वो मुझे क्या कहना चाहती थी। सारी महफिल में उसे मैं ही एक ऐसा शख्स नज़र आ रहा था जो उसके मुजरे और गाने से बिल्कुल बेताल्लुक कोने में बैठा था और मैं उसके लिए अजनबी भी था।